Hello students, a very good morning to all of you. Student, in today's lecture we are discussing about what do we mean by contingent contract or what is the concept behind contingent contract in your subject, that is business law, which is related to your फर्स्ट सेमेस्टर BBA फर्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस लॉ में. और ये आपकी आज के वीडियो से यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है ये. ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट को हम प्रीवियस वाले वीडियोस में पूरा कवर कर चुके हैं. यूनिट सेकंड का ये आपका फर्स्ट टॉपिक है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सेक्शन 31 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 उसकी डेफिनेशन दे रखी है. तो कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक, यानी कि जो अचानक से जो चीज़ें हो जाती हैं जिनका पता नहीं होता पहले से. ठीक है, वो होते हैं आपके कंटिजेंट. तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सब event collateral to such contract does or does not happen. ठीक है, इस सिचुएशन में क्या है, जो आपकी इंश्योरेंस होते हैं वो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का. क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो होती है इसका तरीके की कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड करती है कंटिजेंसी पे. और कंटिजेंसी क्या होती है हमारी, वो अनसर्टेन होती है. तो एक तरीके से ये क्या है, ये टेस्ट है डिटरमाइन करने का कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंटिजेंट है या नहीं है, यानी कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है. और कंटिजेंसी क्या है, सर्टेन है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल क्या बोलता है, A contracts to pay B rupees 10,000 if B's house is one. This is a contingent contract. मतलब A ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया पे करने के लिए B को कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये पे करूँगा अगर B का हाउस जल जाता है उस सिचुएशन में. तो ये क्या हुआ, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. यानी कि क्या है, एक तरीके से इंश्योरेंस टाइप में हुआ. मतलब ये जो सिचुएशन है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो कुछ इवेंट कोलेट्रल हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के कि डज और डज नॉट हैपन, दोनों ही बातें हो रही हैं. ठीक है, ए प्रोमिसेस टू पे बी रुपीज़ 1 करोड़ इफ़ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर. अब इसी का ही दूसरा एग्जाम्पल है. ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 1 करोड़ रुपए देगा अगर कोई शिप के बारे में था, अगर वो रिटर्न नहीं होता, वापस नहीं होता विद इन अ ईयर में. ठीक है, सो परफॉर्मेंस जो हो रही है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड कर रही है कंटिजेंसी पर. और ये कंटिजेंसी जो है वो अनसर्टेन है. तो द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट और नॉट इज अनसर्टेनिटी. इफ़ कंटिजेंटी इज सर्टेन इट इज़ नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये बोला उसने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. जो परफॉर्मेंस होती है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की वो डिपेंड करती है कंटिजेंसी पे. और कंटिजेंसी क्या है हमारी, अनसर्टेन है. क्योंकि जो आकस्मिक चीज़ें हैं वो उसका क्या पता कि कब आ जाएं. ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, यानी कि वो क्या है, वो आपके अनसर्टेन है. सो जब टेस्ट है डिटरमाइनिंग वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट और कंटिजेंट नॉट, तो ये क्या हुआ, ये अपनी अनसर्टेनिटी हुई. अगर कंटिजेंसी सर्टेन है, अगर कंटिजेंसी आपकी सर्टेन है तो वो आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये हुआ आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और उसका डेफिनेशन. आइए स्टूडेंट अब जानते हैं कौन कौन से इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के. तो आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये रहे स्टूडेंट एसेंशियल एलिमेंट्स और या फिर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंटिजेंसी. ठीक है, तो देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंटिजेंसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन फ्यूचर. यह क्या होना चाहिए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कि एक एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है कंटिजेंसी की. कंटिजेंसी का जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, आकस्मिक.
कि कोई चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब निश्चित नहीं है कि ये चीज़ होगी ही। तो मतलब ये हैपनिंग भी है और नॉन हैपनिंग भी है ऑफ सम इवेंट इन फ्यूचर। किसके रिगार्डिंग? फ्यूचर के रिगार्डिंग, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट लेस कंटिजेंट वेयर द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द कंटिजेंसी अपॉन द विल ऑफ अ पार्टी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर कोई विल है, पार्टी की इच्छा है, उस सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट लेस नहीं होगा कंटिजेंट, जहाँ पर हैपनिंग और अनहैपनिंग जो है कंटिजेंसी की, वो किसी की इच्छा पे हो, किसी पार्टी की, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका कोलैटरलिटी। कोलैटरलिटी का क्या मतलब हो गया? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो कंटिजेंसी है ना, वो आपकी कोलैटरल होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे शब्दों में contract must have already come into being or it has already arising or a subsisting contract is there, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिमांडेड नहीं हो सकती अनलेस द कंटेम्पलेट इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। यानी कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंटिजेंसी और इवेंट कंटेम्पलेटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, वो आपकी मस्ट भी कोलेट्रल होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या बोलता है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका एक तरीके से कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये कंसिस्ट करता है कंडीशन को अनसर्टेन नेचर की, कि कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फोर्सिबिलिटी, यानी कि लागू करने योग्य है या नहीं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो सकता अनलेस द अनसर्टेन इवेंट हैज़ हैपन, कि जब तक वो अनसर्टेन इवेंट हैपन नहीं हो जाता, हैज़ हैपन जब होता है तो, ठीक है। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स अनलेस द अनसर्टेन इवेंट हैज़ हैपन, ठीक। तो ये हुए कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं जो रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो है आपका सेक्शन 32 में। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डू और नॉट टू डू एनीथिंग जो अनसर्टेन होता है फ्यूचर इवेंट में, कि जो हैपन हो भी सकता है या नहीं भी। अगर नहीं हो सकता तो वह एनफोर्स्ड बाय लॉ है, अगर हो सकता है तो वो आपका नहीं है, ठीक है। तो सिचुएशन में अगर आपका इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में वॉइड है। तो इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिजेंट का, ये इसका एक रूल है कि एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका दूसरा पॉइंट आता है, जैसे कि इस वाले कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कोई एक पर्सन ए ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया बी के साथ कि वो बाई करेगा बी का हाउस अगर बी सरवाइव करता है सी के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स बाय लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सी डाइज नहीं होता, डाइज इन एज लाइफ टाइम, ठीक है। तो इस वजह से ये हुआ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फिर दूसरा आता है आपका एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई पर्सन है ए, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पे करेगा कुछ मनी को ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम, या फिर किसी की डेथ होने पर किसी पर्सन की, जो कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस इवेंट्स में कुछ सर्टेन नेचर है, टाइम और पर्सन जो है इस क्वेश्चन में वो डेफिनेटली एक्सपायर होगा, है ना, और मनी उसको पेबल करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन जो है अनसर्टेन नेचर की, तो वो होगी आपकी रिगार्डेड एज ट्रूली कंटिजेंट, ठीक है। तो एक ये हुआ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑफ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ठीक है ना। जैसे कोई पर्सन ए अग्री हो जाता है पे करने के लिए बी को कुछ मनी, जिसमें बी शादी करे सी के साथ, सी मैरी करती है उस सिचुएशन में डी के साथ, तो मैरिज जो हो गई बी और सी की वो कंसिडर की जाएगी इम्पॉसिबल, क्योंकि
ए तो अग्री है पे करने के लिए सम ऑफ मनी, अगर बी उससे तैयार हो जाती है शादी करने के लिए, लेकिन क्या हुई कि सी जो है कोई पर्सन उसने डी से मैरी कर लिया, है ना। मतलब ए जब अग्री हुआ बी को देने के लिए, तो सिचुएशन में हुआ कि बी को शादी करनी पड़ेगी सी के साथ, लेकिन सी ने तो डी के साथ कर ली, तो यह मैरिज जो हो गई बी और सी की, वो कंसिडर्ड की जाएगी इम्पॉसिबल, क्योंकि सी और डी शादी कर चुके हैं। तो ये इम्पॉसिबल हुआ डी के लिए कि वो डी में डाई और दैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी, के मतलब डी मर जाएगा तब जाके सी उससे बी से शादी करेगी। तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट हो गया फ्यूचर कंडक्ट के लिए किसी लिविंग पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन अ स्पेसिफाइड इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक। इसमें क्या हो गया, कोई ए पर्सन है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो कुछ मनी उसको पे करेगा अगर कोई सर्टेन शिप रिटर्न कर जाएगा एक ईयर में, एक साल के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स्ड होगा क्योंकि शिप रिटर्न कर गया एक साल में, तो सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाएगा अगर इफ़ द शिप इज़ वंट विद इन द ईयर, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम। फिर आता है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स टाइम, जो हैपनिंग नहीं हो रहा है फिक्स टाइम में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई पर्सन ए है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर कोई सर्टेन शिप वापस नहीं आएगा एक साल के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स है कि शिप वापस नहीं आना चाहिए या फिर बर्न होना चाहिए विद इन द ईयर के लिए। तो ये एनफोर्समेंट हो गया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का किसी स्पेसिफाइड इवेंट के लिए कि वो इवेंट आपका नॉट हैपनिंग हो विद इन अ फिक्स टाइम, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।